दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी इलेक्ट्रिशियन शॉप का नाम द हीलर के नाम से रखा था, जिसका जब वो अखबार में प्रचार करवाता है तो अखबार वाले साले मिसप्रिंट कर देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो बीमारियां ठीक करने वाला हीलर है, तो वो उसके घर जा जाकर अपनी अपनी बीमारियां बताने लगते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक पायलट को जो अभी अभी 2 हफ्तों बाद घर आया है, जिसकी आवाज सुनकर वाइफ बेडरूम से निकलकर उसके पास आती है। कहती है, बेबी मैं जन्मदिन पर तुझे गिफ्ट देना भूल गई थी ना, आज दूंगी। तभी सेम बेडरूम से एक इलेक्ट्रिशियन निकलता है जिसका नाम है माइकल मक्कार। कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया, काम पूरा कर दिया, कुछ ही घंटों में समस्या दूर हो जाएगी। अब पायलट जिसको उस पर तुरंत शक हो जाता है तो वो पूछता है, क्या ठीक कर दिया तूने, कुछ ही घंटों में कौन सी समस्या दूर हो जाएगी, बताना जरा। माइकल कहता है, रे यार तेरा जो 4K टीवी है ना, उसकी R34 चिप खराब हो गई थी, वही तो ठीक करने आया था मैं। अब तू बेफिक्र होकर उस पर वर्ल्ड कप देख सकता है, और हाँ तेरी वाइफ ने मुझे पेमेंट कर दी है, उसकी टेंशन मत ले, जिसको मैंने 70% का डिस्काउंट दिया था, जो बात किसी और को मत बताना। पायलट कुछ सोचता है और अपनी वाइफ से कहता है, बहानचो तूने तो कमाल कर दिया, 70% डिस्काउंट में टीवी ठीक करवा दिया, गजब यार। माइकल मक्कार जो अभी भी वहीं खड़ा था कहता है, कुतिया मेरा जूता अंदर ही रह गया, उसका ध्यान रखियो कभी पकड़ी जाए। जिसके बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचता है जहां एक बंदा उसके एम्प्लॉय को गाली बक रहा था कि साले अपने मालिक को बोल दियो कि शुक्रवार तक मेरे पैसे दे दे वरना ये दुकान खाली कर दे, मुझे मतलब नहीं है तुम्हारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा, निकलो यहाँ से। जिसके वहां से जाने के बाद माइकल मक्कार अंदर आता है तो एम्प्लॉय कहता है, साले मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे बस की नहीं है दूसरों की गालियां सुनना, तुझसे कोई काम तो होता नहीं है, सारे दिन अय्याशिया करता घूमता है, जुआ खेलता है, भला ऐसे काम चलता है क्या। जिस डूबते बिजनेस को बचाने के लिए वो बैंक से लोन लेने जाता है, लेकिन बात नहीं बनती क्योंकि लगातार उसके 5 चेक बाउंस हुए थे, जिससे उसके सिबिल स्कोर की बढ़िया वाली लग गई थी। बताता है, तुझे तेरे कर्जे से सिर्फ एक आदमी मुक्ति दिला सकता है और वो है तेरा फैमिली मेंबर। माइकल कहता है, अच्छा फैमिली मेंबर, देख मेरे माँ बाप पहले ही मर चुके हैं, मेरा इकलौता भाई भी मर चुका है और मुझे नहीं लगता मेरा कोई दूर का रिश्तेदार भी जिंदा होगा, साले सब मर चुके हैं। बैंकर कहता है, नहीं तेरा मामा भजनेश जिंदा है, जिसके साथ एक महंगे से रेस्टोरेंट में दोपहर के 1 बजे तेरी मीटिंग है, अगर तुझे कर्जे से मुक्ति चाहिए तो चुपचाप वहाँ चले जाना। आगे बैंकर के कहे अनुसार वो चुपचाप वहाँ पहुँच जाता है, जिससे मामा भजनेश कहता है, तेरी माँ ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया होगा क्योंकि हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे। माइकल कहता है, बैंक वालों ने कहा था कि आप मुझे कर्जा उतारने के लिए पैसे दोगे। मामा भजनेश कहता है, नहीं ये इतनी सिंपल बात नहीं है, देख तूने हमारे परिवार का नाम खराब किया है, जुआ खेलकर, शादी से पहले अनजान लड़कियों के साथ संबंध बनाकर, तूने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उससे क्या उखाड़ लिया, एक फालतू का बिजनेस खड़ा किया जो बर्बाद होने की कगार पर है। देख मैं तेरा पूरा 90 लाख रुपए का कर्जा उतार दूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए क्योंकि मैं यहाँ धर्म पुण्य का काम करने नहीं आया हूँ। माइकल कहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मामा भजनेश कहता है, तुझे इंग्लैंड छोड़ के नोवा स्कोशिया जाना होगा जो कि कनाडा में है, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 200 सालों से वहीं रहता है, जिसमें अब सिर्फ तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं बचा। खैर तुझे नोवा स्कोशिया में पूरे 365 दिन रुकना पड़ेगा, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, जिसके बाद तेरा मन करे तो तू वहाँ रुक जाना, वरना यहाँ वापस आकर अपनी बर्बाद जिंदगी जी लेना। वैसे आज से 2 दिन बाद तू वहाँ जा रहा है, ये रही तेरी फ्लाइट टिकट, आशा करता हूँ कि तू तब तक जिंदा रहेगा। माइकल मक्कार पूछता है, ये तो बता दे मैं वहाँ 1 साल तक क्या करूंगा। वो कहता है, ये मेरी समस्या नहीं है, तुझे जो करना है वो कर लेना। और वहाँ से जाता जाता उससे पूछता है, ये बता तूने आज तक अपने बारे में कुछ अजीब सी चीज नोटिस की है। वो पूछता है, अजीब सी? ना कुछ भी ना। आगे माइकल मक्कार का कनाडा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दोस्त कहता है, भाई तू चला जा वरना यहाँ के कर्जदार तेरा जीना हराम कर देंगे, 1 साल की तो बात है, घूमिया आराम से। जिस पर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर मामा भजनेश का दोस्त उसे लेने आया था। माइकल पूछता है, आप और मामा दोनों कब से दोस्त हो? वो कहता है, लगभग 45 साल से। आगे कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वो घर पहुंच जाते हैं जो कि काफी पुराना था और वहाँ बहुत ज्यादा शांति थी, सामने एक सुंदर झील भी थी। मामा भजनेश का दोस्त कहता है, इधर उधर बाद में भटक लियो, पहले इस घर के बारे में कुछ जरूरी बातें जान ले, जैसे कि फ्रिज अच्छे से काम नहीं करता, पर टेंशन मत ले, तेरा खाना खराब नहीं होगा क्योंकि यहाँ ठंड रहती है, बाथरूम का फव्वारा सही से काम नहीं करता, साथ में गर्म पानी कभी कभी ही आता है, बेड से चरमराट की चूचा चूचा की आवाजें आती हैं तो डरना मत। माइकल पूछता है, वो सब तो ठीक है, पर ये बता यहाँ इंटरनेट आता है क्या, और यहाँ सबसे नजदीकी शहर कितनी दूर है? वो कहता है, इंटरनेट यहाँ नहीं आता और सबसे नजदीकी शहर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक जाने के लिए तेरे मामा भजनेश ने मुझे कार ढूंढने के लिए कहा था, जो मैंने किसी मछुआरे से खरीदी थी, बाहर खड़ी है।
जिसके जाने के बाद माइकल बाहर आता है और कार को देखता है तो उसकी बुद्धि सटक जाती है कि यार ये कोई कार है, ये तो हाहाकार है, और उस खटारा को ही लेकर घूमने निकल पड़ता है। जिससे जैसे ही वो उतरता है वहां कमला पसंद नाम की एक लड़की आती है, कहती है मस्त कार है रे छोरे। माइकल कहता है ये खटारा मेरी नहीं है, इसको तो साली को सड़क पर होना ही नहीं चाहिए। कमला पसंद कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू माइकल मक्कार है ना, मैं तेरे मामा भजनेश को अच्छे से जानती हूँ, उसने बताया था कि तू इस छोटे से शहर में झक मारने जरूर आएगा, चला जा तुझे मैं मस्त सी गर्मा गर्म कॉफी पिलाती हूँ, जेट लैग हुआ होगा तुझे। जो फटाफट उसके साथ चल देता है कि साला यहाँ आए हुए मुझे 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ और मुर्गी फंस गई। गजब। पूछता है वैसे तू यहाँ क्या करती है? कमला कहती है कुछ नहीं, मैं पशु चिकित्सक हूँ, मतलब कि जानवरों की डॉक्टर हूँ, तू अपना बता तू क्या करता है? वो कहता है मैं चीजें ठीक करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ। कमला कहती है क्या बात कर रहा है यार, यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिशियन की बहुत जरूरत पड़ती है, तू एक काम कर यहाँ के लोकल अखबार में अपनी एड डलवा दे, तेरा काम धड़ाके से चलेगा। वो कहता है ये आइडिया तो यार सचमुच अच्छा है और मुझे पैसों की भी जरूरत है। कमला कहती है ठीक है, दोस्त होने के नजरिए से ये काम मैं तेरा करवा दूंगी, अपनी टैगलाइन बता क्या होगी? कहता है द हीलर आ गया है अब आपके शहर में, जो कर सकता है किसी भी बिजली के सामान को चुटकियों में ठीक। द हीलर अब आपके शहर में। कमला कहती है यार नाम तो बहुत अच्छा है, द हीलर। वो कहता है हाँ, नाम अच्छा होने से काम अच्छा नहीं होता, मेरी एक दुकान थी इंग्लैंड में इसी नाम से, साली कभी नहीं चली। तभी वहाँ चर्च का मोटा सा फादर आता है। कमला बताती है ये माइकल मक्कार है, मामा भजनेश का भांजा। फादर कहता है यार तेरा मामा भजनेश गजब का आदमी है, ये बता तू संडे को चर्च आ सकता है क्या? वो कहता है ना, कती भी ना, मैं ना आ सकूं क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ। फादर पूछता है तू बुद्धिस्ट कैसे है? वो कहता है जैसे आप ईसाई हो वैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ। कमला पसंद कहती है फादर क्यों परेशान कर रहे हो इस बेचारे को, ये अभी तो यहाँ आया है। जो सुनकर वो वहाँ से खिसक लेता है। कमला माइकल से पूछती है क्या तू सच में बुद्धिस्ट है? वो कहता है नहीं, मैं बस ऐसे फर्जी आदमियों से दूर रहना चाहता हूँ। पूछता है क्या तू शादीशुदा है? अगर नहीं तो मेरे साथ डेट पर चल, डिनर विनर करेंगे, लेन देन का कार्यक्रम बनाएंगे। कमला पसंद कहती है डिनर विनर तो मैं कर लूंगी पर लेन देन नहीं हो सकता क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद है। वो कहता है क्या तू लेस्बो है? यार धत तेरे की। तभी कमला पसंद का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है तो वो खिड़की खोल देती है। जो माइकल के सामने बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है, जो कि बहुत अजीब बात थी, ऐसा उसने इससे पहले कभी नहीं किया था। आगे माइकल जब उस खटारा से चिप्स खाता हुआ घर की तरफ जा रहा था तो एक चिप्स का टुकड़ा उसके गले में फंस जाता है, जिस पर वो खटारा को साइड में रोकता है और पीने के लिए उसमें से बियर निकालता है। इतने में वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर वो बियर छुपा लेता है। पुलिस वाला कहता है ला इधर ला, फटाफट ला और जाकर अपना लाइसेंस और कार का रजिस्ट्रेशन निकाल। वो कहता है सरकार मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मेरे गले में चिप्स फंस गई थी इसीलिए मैं कार रोककर बियर पीने लग गया। पुलिस वाला कहता है मुझे पता है तू कौन है, मामा भजनेश का भांजा माइकल मक्कार ना, चल अब फटाफट लाइसेंस निकाल। जो उसके पास नहीं था तो पुलिस वाला उसका $250 का चालान काट देता है। कहता है भाग जा यहाँ से और अपने मामा भजनेश को मेरा सलाम बोलना। अगले दिन सुबह सुबह जब वो नहा रहा था तो अचानक से ठंडा पानी आ जाता है, जिससे उसकी रूह तक कपकपा जाती है। तो वो गर्म कपड़े पहनने के लिए नीचे दौड़ कर आता है, जहाँ फालतू के 4-5 लोग बैठे थे, जिनसे वो पूछता है कौन हो तुम लोग भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? ये हरी टी शर्ट वाला कहता है तूने अखबार में द हीलर के नाम से इश्तिहार डलवाया था। वो कहता है अच्छा तो ये बात है, और मन ही मन खुश हो जाता है कि भांचो मुझे इतनी जल्दी क्लाइंट मिल गए, और फटाफट कपड़े पहन के आता है। पूछता है तुम में से सबसे पहले कौन आएगा? दादी कहती है मैं आऊंगी और बताती है मुझे गठिया बाव का दर्द है, मतलब कि अर्थराइटिस है, ऊपर से मेरी आंखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, साथ में सुबह सुबह टट्टी करने में भी दिक्कत आती है, और मेरी बगल में ये जो बूढ़ा बैठा है मेरा पति है, जिसको ऊंचा सुनाई देता है, मतलब कि जब तक हम जोर से चिल्ला कर ना बोले इसको झाट भी नहीं सुनाई देता, साथ में इसको भी सुबह सुबह टट्टी करने में दिक्कत आती है। माइकल पूछता है बे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, अपने डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो? पिंकी कहती है यार तूने ही तो अखबार में हीलर लिखवाया था। वो कहता है हाँ तो तुम लोगों को पढ़ने में और समझने में दिक्कत हुई है, मैं सिर्फ बिजली का सामान ठीक करता हूँ, इंसानों को नहीं। पिंकी उसके मुंह पर अखबार फेंक के मारती है कि ले पढ़ ले इसे, क्या लिखा है इसमें, जिसको वो ध्यान से पढ़ता है तो पाता है कि साला इलेक्ट्रिशियन तो कहीं नहीं लिखा। कहता है ये मिस प्रिंट हुआ है। पिंकी कहती है देख जाने मन, दिमाग की दही तो कर मत, मुझे शुगर की समस्या है। जो साली जाने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं तुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा। मैंने खूब डाइटिंग भी कर ली, घास फूस भी खा लिया, पर कुछ नहीं हो रहा। हरी टी शर्ट वाला कहता है यार भाई मेरा शरीर पत्थर बनाने
चिल्लाने लगा है, मेरे गुर्दे में पथरी है, मेरे लीवर में पथरी है, मेरे पेट में पथरी है, मेरे मूत में भी पथरी है। माइकल कहता है तो मुझे क्यों बता रहे हो तुम लोग? हरी टी शर्ट पूछता है क्या तू चुना हुआ व्यक्ति नहीं है? अगर नहीं तो तूने अपने आप को हिलर बताकर हमसे झूठ क्यों बोला? माइकल कहता है अरे गुरुजी कितनी बार बोलूं, मिस प्रिंट हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। कोने में ले जाकर एक बार मेरी मार ले, शांति मिल जाए तो। जो सुनकर वो हताश मन से वहां से चले जाते हैं कि साला फालतू में ही समय खराब हुआ। माइकल मक्कार फटाफट कमला पसंद के यहाँ पहुंचता है और कहता है यार ये अखबार वाले अनपढ़ हैं क्या? सालों ने मिस प्रिंट कर दिया। मेरे घर पर सुबह सुबह 4 लोग आकर बैठ गए अपनी बवासीर का रंडी रोना लेकर। चल यार फटाफट इस मिस प्रिंट को ठीक करवाने चल, वरना मेरी लेनी देनी हो जाएगी। ऊपर से मुझे $250 का चालान भी भरना है जो उस चूतिया पुलिस वाले ने मेरे सर पे फाड़ दिया। कमला कहती है क्या टॉम ने तेरा चालान काट दिया? पक्का उस साले ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये किया होगा, क्योंकि उसकी वाइफ का चक्कर तेरे मामा भजनेश के साथ चल रहा था। और रही बात अखबार वालों के कार्यालय जाने की, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अखबार सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आता है। तभी वो पलटकर देखता है तो बहुत सारी भेड़ें माइकल मक्कार के पीछे पीछे आ रही थी। कमला पूछती है साला तेरा जानवरों से कोई लेना देना है क्या? मेरा कुत्ता तुझे पसंद करता है, मेरी भेड़ें तेरे पीछे पीछे घूमती हैं। तभी अंदर से गाय के चिल्लाने की आवाज आती है तो कमला दौड़कर अंदर जाती है और माइकल मक्कार के साथ मिलकर उसके बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। जिसके बाद दोनों घर आते हैं जहां एक कपल अपनी 5 साल की बच्ची को लेकर आया हुआ था। कहते हैं इसने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, हमें तो लगता है ये गूंगी है, प्लीज माइकल मक्कार इसको ठीक कर दे। कमला पसंद कहती है ये हीलर नहीं है, अखबार में वो मिस प्रिंट हुआ था। वो कहता है हाँ ये सही कह रही है, मैं सिर्फ बिजली का सामान ठीक करता हूँ। जो बोलकर वो अंदर चला जाता है और बाकी के सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गुस्से में आग बबूला चर्च का फादर आता है। पूछता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इस छोटे से गांव की छोटी सी ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की, अपने आप को हीलर बताकर। जिस पर माइकल उसको सीधा गाली देकर बोलता है कि दिमाग तो खराब कर मत, एक बार बोल दिया ना मिस प्रिंट हुआ था तो मिस प्रिंट हुआ था, अब एक एक आदमी को जाकर बताऊं क्या? वहीं जंगल में कुछ बच्चे अपने स्कूल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिनको उन दोनों की आवाजें आती है तो वो उन दोनों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी फादर को तुच्छ प्राणी के द्वारा गालियां खाकर गुस्सा आ जाता है तो वो हाथापाई पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है तो वो तुरंत वहीं ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। जो सब वो बच्चे रिकॉर्ड कर रहे थे, माइकल मक्कार फादर की छाती पर जोर जोर से घुसंड बैठाता है, उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है, पर ज्यादा चर्बी होने की वजह से घंटा कुछ नहीं होता। जो सब देखकर बच्चों को ऐसा लगता है कि उसने मार मार के फादर के प्राण पखेरु उड़ा दिए। आगे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए माइकल एक मिट्टी ढोने वाली ट्रॉली लाता है, जिसमें वो फादर को पटककर गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में ही उसे लुढ़का देता है। उधर बच्चे आधी अधूरी वीडियो रिकॉर्ड करके वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उनकी फट गई थी। माइकल जैसे तैसे करके फादर को गाड़ी में लोड करता है और शहर पहुंचकर चर्च के सामने गाड़ी रोककर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था हॉस्पिटल किस तरफ है। लेकिन तभी फादर उठ खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। माइकल उसको अजीब सी निगाहों से देखता है कि साला ये क्या बवाल है, जो चुपचाप दरवाजा खोल के चर्च के अंदर चला जाता है। यही पास वाले रेस्टोरेंट में वही बुढ़िया बैठी थी जिसको गठिया बाव का दर्द रहता था और उसके पति को ऊंचा सुनाई देता था। पूछती है पागल बूढ़े खाने में क्या खाएगा? वो कहता है बे इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है, आराम से भी तो बोल सकती है, बहरा हूं क्या मैं? जो सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है कि साला इसको तो बराबर सुनने लगा, और याद करती है कि सुबह से मेरे घुटनों में भी दर्द नहीं हो रहा। तभी ब्लड शुगर वाली पिंकी जो वेटर का काम करती है कहती है हाँ मैंने सुबह अपना शुगर लेवल चेक किया था, बिल्कुल बराबर था, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं था। तभी बगल में बैठी बुढ़िया बताती है गांव में एक 5 साल की बच्ची थी जो कभी नहीं बोलती थी। सबको लगता था कि वो गूंगी है, पर नहीं, आज वो सुबह से इतनी बोल रही है, इतनी बोल रही है जैसे कभी चुप ही नहीं होगी। तभी एक आदमी पूछता है क्या तुमको लगता है वो उन्हीं में से एक है? बुढ़िया कहती है हाँ पक्का वो उन्हीं में से एक है। तभी पिंकी देखती है कि माइकल मक्कार ने अखबार वाले को पकड़ रखा है, जिसको वो गालियों पे गालियां पेल रहा है। जो बात वो औरों को भी बताती है तो सभी उससे मिलने चले आते हैं। कहते हैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए। अगर तुझे इस चीज के लिए पैसे चाहिए तो हम दे देंगे, बस अपना मुंह खोल। वो कहता है अरे वाह, अब तुम लोग मुझे अंधविश्वास के पैसे भी दोगे? मुझे नहीं चाहिए सालो, तुम लोगों की कॉमन सेंस क्या हरियाली में गधे के माफिक घास चरने गई है? हद होती है किसी बात की। अगले हफ्ते वो अखबार वाला मुझे सुपरमैन बता देगा तो तुम मुझे सुपरमैन मान लेना, ठीक है?
जो बोलकर वो कमला पसंद के यहाँ पहुंचता है और उसके साथ बैठकर वाइन के मजे लेता है। पूछता है ये बता तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, अगर नहीं तो तू मेरे साथ एक बार चुम्मा चाटी लेन देन करके देख, क्या पता तेरा मन बदल जाए। वो पूछती है अगर तू किसी आदमी के साथ यही सब करेगा तो क्या तू गे बन जाएगा, अगर नहीं तो मैं भी लेस्बो से स्ट्रेट नहीं बन सकती। इतने में टॉम वहाँ अपने साथी के साथ बंदूक लेकर पहुंचता है और माइकल मक्कार को घुटने टेकने के लिए कहता है फादर की हत्या के जुर्म में। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। टॉम कहता है मेरे पास सबूत के तौर पर पूरी की पूरी वीडियो है। माइकल कहता है बे काहे की वीडियो, फादर अपने चर्च में है वो भी जिंदा। टॉम कहता है अच्छा हमें तो नहीं दिखा वो चर्च में, चल अब जल्दी बता उसकी बॉडी कहाँ दफनाई है तूने। माइकल कमला पसंद से कहता है फादर को फटाफट ढूंढ के ला और मेरी बेगुनाही साबित करवा। आगे थाने में कमला पसंद वो वीडियो देखती है तो कहती है यार ये नहीं हो सकता, वो ऐसे फादर को मार नहीं सकता। टॉम कहता है कोई बात नहीं, कल एनएसपीडी वाले आएंगे और उसे यहाँ से ले जाएंगे, फिर वो अपने आप पता लगा लेंगे कि बॉडी कहाँ गई। अगले दिन एनएसपीडी वाले आते हैं तो माइकल की हथकड़ी अपने आप खुल जाती है और उसका दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। जो जैसे ही लॉकअप से बाहर निकलता है सभी उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं, पूछते हैं साले तेरी हथकड़ी कहाँ गई। वो बताता है अपने आप खुल गई और दरवाजा भी अपने आप खुल गया, इसमें मेरी क्या गलती। जिस पर एक बेवकूफ ऑफिसर उस पर कुत्ते को फायर करता है, लेकिन वो उस पर हमला करने की बजाय उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी फोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन उठा भी इनके लिंड। एक पुलिस वाला फोन उठाता है जिसमें दूसरी तरफ से मरने वाला फादर बोल रहा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि माइकल बेकसूर है। कहता है हाँ तो सालों में कल से और क्या बोल रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ, समझ में नहीं आता क्या। और सीधा फादर से मिलने जाता है। कहता है बे साले तेरा ढक्कन ढीला है क्या, कहाँ गायब हो गया था तू, तेरे चक्रों में वो मुझको फांसी लगाने वाले थे। फादर कहता है मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, जब से मरकर मैं वापस आया हूँ मेरी ईश्वर के प्रति भक्ति वापस आ गई है, जो 2 साल पहले चली गई थी। मुझे शक होने लगा था कि ईश्वर है भी या नहीं। धन्यवाद तेरा मुझे फिर से ये यकीन दिलाने के लिए कि वो है। जो सुनकर माइकल की और ज्यादा सटक जाती है कि साला यहाँ सब पागल हो गए हैं, भला मेरी वजह से ये मरकर कैसे वापस आ सकता है, और गुस्से में घर पहुंचकर अपने कपड़े पैक करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी बड़ी सी चाबी दिखाई देती है जो नीचे बेसमेंट की थी, जहाँ दीवार पर लगी हुई उसके परिवार वालों की वो तस्वीर देखता है, जिनके बगल में एक फ्रेम उसके नाम का भी खाली लगा हुआ था। तभी मामा भजनेश जो वहाँ पहले से बैठा हुआ था कहता है उस फोटो फ्रेम में आना ही तेरा भाग्य है, तेरी तकदीर है। दीवार पर जो भी तस्वीरें तूने अभी देखी वो तेरे पूर्वज हैं, सिर्फ वही वाले पूर्वज जिन्हें चुना गया था, घाव भरने के गिफ्ट से नवाजा गया था, जिनमें से मेरे पिताजी आखिरी थे जिनकी तस्वीर वहाँ लगी है। मेरे पास घाव भरने का गिफ्ट नहीं था तो मेरी तस्वीर वहाँ नहीं लगी। मतलब कि तू सीधा सीधा मान के चल, घाव भरने का गिफ्ट, बीमारियां ठीक करने का गिफ्ट एक जनरेशन छोड़कर दूसरी जनरेशन को मिलता है। माइकल मक्कार पूछता है मैं कैसे मान लूं कि वो लोग मेरी वजह से ठीक हुए हैं, जबकि मैंने उनमें से कईयों को छुआ भी नहीं। मामा भजनेश कहता है तुझे उनको छूने की जरूरत नहीं है, बस तेरी मौजूदगी ही काफी है। तुझे अच्छा लगे या ना लगे पर तुझे चुना गया है। वो कहता है बहुत देर होली चुना गया है बोलते हुए, किसने चुना है मुझे ये तो बता। मामा कहता है तू उसको जिस भी नाम से पुकारना चाहता है पुकार ले, वो एक ही है। मक्कार पूछता है भगवान क्या? वो कहता है हाँ, उसका एक शक्तिशाली नाम ये भी है। तभी उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं लंबा लौट जाता है। आगे जब उसे होश आता है तो वो कमला पसंद की बाहों में झील के किनारे पड़ा था। कहता है यार बहुत गंदा सपना देखा मैंने। कमला पसंद कहती है ना बावड़े ना, वो सपना ना था। मामा भजनेश ने तेरे को जो भी बताया वो सब कुछ सच था। पूछता है तुझे कैसे पता हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? मामा भजनेश बताता है कमला पसंद का परिवार कई सदियों से हमारे इस रहस्य को जानते हैं और उसकी शक्तियों को बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं, अपनी बेटियों की और अपनी बहनों की शादी हमारे परिवार में करवा के। अब तुझे लग रहा होगा कि लोग तो हमेशा से ही तेरे आसपास रहते थे, तब तो वो कभी ठीक नहीं हुए, अब क्यों ठीक हो रहे हैं? जिसका जवाब बिल्कुल आसान है, वो हीलर का गिफ्ट जो तेरे पास है वो यहाँ आने के बाद ही एक्टिवेट होता है। कमला पसंद कहती है आज सुबह क्या हुआ था तेरे साथ? तेरी हथकड़ी अपने आप खुल गई थी ना, और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था ना, क्योंकि हीलर को कोई भी मनुष्य कैद नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता, वो हमेशा आजाद रहता है। माइकल मक्कार पूछता है अब मैंने इंग्लैंड में जो अपनी दुकान का नाम द हीलर रखा था उससे इसका कोई लेना देना है क्या? कहता है नहीं, वो सिर्फ तुक्का था, कोई इंसिडेंस था और कुछ नहीं। पूछता है वो जो अखबार में मेरा विज्ञापन मिसप्रिंट हुआ था क्या वो भी कोई इंसिडेंस था? कहती है नहीं, वो कोई इंसिडेंस नहीं था, वो मैंने जानबूझकर वैसा किया था ताकि तू अपने आप को पहचानना स्टार्ट करे, पर उसका उल्टा ही हुआ। पूछता है मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है या नहीं?
मामा भजनेश कहता है हाँ 2 रास्ते हैं, गिफ्ट को एक्सेप्ट करना और ना करना। तेरे पास आज रात के 12 बजे तक का समय है, जिसके बाद तू चाहेगा तो तुझे वो गिफ्ट मिल जाएगा, अगर मना करेगा तो तुझसे वो गिफ्ट हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। कहता है तो फिर इसमें रात तक का इंतजार क्यों करना, मुझे नहीं चाहिए ये बकवास सा गिफ्ट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लोग मरे या जिए। कमला पूछती है भड़वे इतनी जल्दी क्या है तुझे, तू जानता है तू क्या ठुकरा रहा है। मामा भजनेश कहता है इतनी जल्दी मत कर, शांति से रात के 12 बजे तक सोचकर हमें जवाब दे देना। तेरी हाँ होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे रात के समय जब 12 बजने में 5 मिनट ही बाकी थी तब वो उससे उसका जवाब पूछने जाते हैं, जिस बावली बूच का जवाब अभी भी वही था कि मुझे नहीं चाहिए। मामा भजनेश उसको खरी खोटी सुनाता है, कमला पसंद भी उसको खरी खोटी सुनाती है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलता और 12 बज जाते हैं। जिस पर कुत्ता जो अब तक उसके पास बैठा था अचानक से उठकर अपनी मालकिन कमला पसंद के पास जाकर बैठ जाता है। माइकल अपने रूम में जाने की तैयारी करता है, तभी मामा भजनेश कहता है तुझे हमारे साथ चर्च चलना पड़ेगा, लोग वहाँ तेरे लिए इकट्ठा हुए हैं जो कि यहाँ की परंपरा है। तुझे खुद अपने मुंह से उन्हें बताना पड़ेगा कि तूने गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया, और हाँ डर मत, वो तुझे जज नहीं करेंगे बल्कि तेरे फैसले का सम्मान करेंगे, क्योंकि तूने जो ठुकराया है वो बहुत बड़ी चीज थी, हर किसी को वैसा मौका नहीं मिलता। अगले दिन सुबह सुबह जब वो अपने सिंक को ठीक कर रहा था तभी वहाँ एक कपल आता है। मेल कहता है मेरी बेटी बहुत बीमार है, एक बार उससे मिलकर उसको ठीक कर दे भाई। माइकल कहता है कल चर्च जाके मैंने सबको बता तो दिया था कि मैं वो गिफ्ट नहीं ले रहा, तो फिर क्यों आए हो तुम लोग यहाँ। महिला कहती है हम 8 घंटे गाड़ी चला के आए हैं, हमें नहीं पता था, मेरी बेटी टूटी फ्रूटी को कैंसर हुआ है, डॉक्टरों का कहना है कि वो कुछ ही साल की मेहमान है, प्लीज एक बार मिलके कोशिश कर ले यार। जिस पर माइकल मक्कार को गुस्सा आ जाता है तो वो उन्हें धमकाकर वहां से भगा देता है, जिसको टूटी फ्रूटी बाहर खिड़की से देख रही थी। आगे जिस रेस्टोरेंट में वो ब्रेकफास्ट करने जाता है उसी रेस्टोरेंट में टूटी फ्रूटी की फैमिली भी ब्रेकफास्ट कर रही थी, जो माइकल के साथ आकर बैठ जाती है और कहती है मैंने तुझे मेरे माता पिता को धमकाते हुए देखा था। वो कहता है देख भाई मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। टूटी फ्रूटी कहती है मुझे पता है तू नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर रही हूँ और तू डॉक्टर नहीं है, पर मेरे माता पिता को तुझ पर अंधविश्वास है, तो यार एक बार उनकी संतुष्टि के लिए 1 हफ्ता मुझे अपने साथ रख लेना, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से उनको सिर्फ दुख ही दिया है। तेरी वजह से वो कम से कम 1 हफ्ता मेरी टेंशन लिए बिना खुशी से जी तो पाएंगे, बस ये कर दे यार मेरे लिए। जो वो मना करता उससे पहले ही टूटी फ्रूटी के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं, जिनसे वो कहती है ये हमारी मदद करने के लिए मान गया है, ये मुझे ठीक कर देगा, टकाटक कर देगा जैसी मैं कभी नहीं थी। अब उनका उम्मीद से भरा हुआ चेहरा देखकर वो कहता है हाँ ये गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं 1 हफ्ते तक इसको अपने साथ रखूंगा। जो 1 हफ्ता ना जाने कैसे गुजर जाता है, जिसमें जब तीनों एक जगह जंगल में नाच रहे थे तभी वहाँ गुस्से में टॉम आता है और माइकल को अपने पास बुलाता है। कहता है सॉरी भाई मैंने तुझ पर शक किया, जानता है चर्च का फादर कौन है, वो मेरा सगा भाई है, थैंक यू तूने उसकी आस्था वापस जगाई। अब तक माइकल मक्कार को टूटी फ्रूटी से लगाव हो चुका था, वो उसे अपनी बेटी जैसी समझने लगा था। पूछती है तेरा कमला पसंद के साथ चक्कर वक्कर नहीं चल रहा क्या। कहता है नहीं यार उसको गन्नों में नहीं संतरा मौसम्बियों में दिलचस्पी है, मतलब कि उसे औरतें पसंद है। टूटी फ्रूटी कहती है नहीं वो लेस्बो नहीं है, वो झूठ बोल रही है, मैं एक लड़की हूँ इसलिए मुझे पता है लेस्बो कैसी होती है। जो सुनकर माइकल सोच में पड़ जाता है कि साला मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी कि जो उसे झूठ बोलना पड़ा। एक रात की बात है जिसमें माइकल रोता हुआ कमला पसंद के पास जाता है, कहता है मुझे टूटी फ्रूटी को बचाना है कैसे भी करके, मुझे मेरी शक्ति वापस चाहिए, मेरी मामा भजनेश से बात करवा, अगर मैं टूटी फ्रूटी को नहीं बचा पाया तो मेरा जीना व्यर्थ है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे उसको बचाना ही होगा। वो कहती है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तूने सब कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने पहले ही कहा था सोच समझ के अपना फैसला ले, पर नहीं तुझे तो रायता फैलाना था, फैला दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आगे टूटी फ्रूटी का जाने का दिन आ जाता है जिसको वो खुशी खुशी विदा करते हैं। जो जाती जाती कमला के मुंह पर कह जाती है माइकल मैं कंफर्म हूँ वो लेस्बो नहीं है। पूछता है ये बता कमीनी तूने मुझसे ये झूठ क्यों बोला। वो कहती है तेरे मामा भजनेश ने मुझे बताया था कि तू ढीले नाड़े का है, हर वक्त तू मेरी पैंट में घुसने की कोशिश करेगा, इसलिए वो बहाना सबसे अच्छा था। माइकल कहता है कोई बात नहीं बेटा अब लूंगा तेरी बहुत कर ली गोलीबाजी तूने, और पूरी रात दोनों खूनी खेल खेलते हैं। जो सब ऐसे ही चलता रहता है और कुछ समय बीत जाता है जिसमें एक दिन टूटी फ्रूटी का लेटर आता है, जिस लेटर में उसका फोन नंबर लिखा था। कमला पसंद फटाफट कॉल करती है तो वो बताती है मेरे साथ ना जाने क्या हो रहा है, डॉक्टरों ने मेरे कुछ टेस्ट किए और पाया कि मेरा कैंसर अपने आप ही भसूड़ी के खेत में जा रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं अब नहीं मरने वाली। जो सुनकर दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं कि एक तो माइकल मक्कार की पावर वापस आ गई, दूसरा टूटी फ्रूटी के प्राण पखेरु उड़ने से बच गए। जो अभी भी लाइन पर थी तो कहती है मैं इस बार क्रिसमस की छुट्टियां तुम्हारे साथ बिताने आऊंगी, तब तक मुझे कॉल करते रहना भड़वो। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।